डियर स्टूडेंट्स, ये स्थिर विद्युत का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग आज देखेंगे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब देखिए, कूलाम ने यह एक नियम दिया था कि यदि हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश को Q1 मान लेते हैं, दूसरा बिंदु आवेश को Q2 मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी को R रख लेते हैं। तो कूलाम का कहना ये था कि अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश है तो उसके मध्य यदि कुछ बल लग रहा है तो दो प्रकार से बल लग सकता है इसमें। देखिए, इसमें आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। अगर समान आवेश हो तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यदि असमान आवेश हो तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ पर ऐसा स्थिति में रखा गया है कि ये थोड़ा सा भी इधर आए तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर ले या एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर ले। तो इस कंडीशन में कूलाम का कहना ये था कि इसके मध्य जो बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए, आगे इसी में लिखते हैं Q1 और Q2 दो हमारे पास बिंदु आवेश है, r दूरी पर रखे हुए हैं और उस पर लगने वाला बल F है। तो कूलाम के नियम से ये दोनों समीकरण बनेगा। पहला क्या कथन था कूलाम का कि जो दो बिंदु आवेश है उसके गुणनफल का जो गुणनफल है, बिंदु आवेशों का जो गुणनफल है वो बल के अनुक्रमानुपाती होगा। ये पहला। दूसरा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दूसरा। तो कूलाम के नियम का जो कथन है उसके अनुसार हम लोग ये दोनों लोग को ले लिए। अब देखिए, इसी में आगे क्या कर सकते हैं, समीकरण एक दो को मिलाकर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, ये Q1 Q2 ऊपर है, R स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। समीकरण 3 दे देते हैं। जब ये अनुपातिक चिन्ह को हम लोग हटाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ हम लोग K कांस्टेंट ले लिए हैं जिसको हम लोग समीकरण 4 दे देंगे। K कांस्टेंट है, K का मान किस पर निर्भर करेगा? वहाँ पर जो माध्यम होगा या कोई भी मापन होगा उस पर निर्भर करता है। अब अलग अलग पद्धति में K का मान देखेंगे हम लोग। जब एसआई पद्धति में देखते हैं, एसआई पद्धति में जब हमारे पास माध्यम हो, वायु या निर्वात, निर्वात यानी खाली या खाली हो या तो फिर हवा हो, तो उस कंडीशन में K का मान जो होगा वो 1/4πε0 होता है। अब ये कहाँ से आया ये बताऊंगा तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा, तो इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा आप लोगों के लिए। अभी ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि K = 1/4πε0 होता है और इसका वैल्यू 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसको हम लोग समीकरण 5 दे देंगे। ये बाद में मैं दूसरे किसी वीडियो में कवर करूँगा। अब देखिए, यहाँ देखिए ε0 है। ε0 को हम लोग विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। अब यहाँ पर ε0 का भी वैल्यू होता है 1/4πk और इसका मान जब हम लोग निकालते हैं तो ये आता है 8.854 इंटू 10⁻12। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं इसको। तो ये भी कहाँ से आया वो बताऊंगा, तो ये लंबा ही वीडियो हो जाएगा। तो ये ε0 का वैल्यू कहाँ से आता है और दूसरा हमारा K का वैल्यू कहाँ से आता है, ये दोनों का वैल्यू मैं किसी और दूसरे वीडियो में कवर करूँगा आप लोगों के लिए। अब देखिए, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये जो K का मान जो माने हैं इसको हम ये जो समीकरण 4 है हमारे पास, इस समीकरण 4 में लिख देते हैं। वही लिखे यहाँ पर समीकरण 5 का मान, ये जो समीकरण 5 दिए हैं इसका मान को समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर, यही लिखे हैं। तो K की जगह रखेंगे 1/4πε0 और यहाँ पर Q1 Q2/R स्क्वायर है यहाँ पर, तो आ जाएगा F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। ठीक है, इसी को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहेंगे। आगे इसी में देखिए, अभी हम लोग एसआई पद्धति में देखे हैं। अब वायु माध्यम हमारे पास क्या था, वायु और निर्वात था। अब हम लोग एक और कंडीशन देखते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड, इसमें दूसरा कंडीशन होगा जब दोनों आवेशों के मध्य वायु और निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो, तब क्या होगा।
अब देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये जो कांस्टेंट लिए थे वायु के लिए, वायु निर्वात के लिए, तो ये जो यहाँ पर कुछ माध्यम डालेंगे, उस माध्यम को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं। अगर वायु और निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो तो उसको नाम से परावैद्युतांक नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए दूसरा भी हमारे पास होगा परावैद्युतांक माध्यम, तो इसका रिलेशन देखते हैं ये कैसे होगा। मान लिया जाए हमारे पास वायु निर्वात में आवेश का मान जो है या जो क्षमता है वो क्या होगा, कम होगा, तो ये बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा किसी दूसरे माध्यम में उसका आवेश का जो मान है वो बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास वायु निर्वात में कम हो जाएगा। तो उसी से ये रिलेशन को हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये लेते हैं। जब भी हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे तो ये आएगा। ये इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा जब आपको मैं बताऊँगा कि के का वैल्यू हम लोग कहाँ से लिए हैं, 1/4πε0, और ε0 का वैल्यू कहाँ से निकाले हैं। वो दोनों वीडियो जब कवर करूँगा तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल बताऊँगा आपको कि ये कहाँ से आ जाता है, ये के प्रोपोर्शनल 1/k कैसे होता है, यानी परावैद्युतांक के। तो अब सीधा है कांस्टेंट के लिए हम लोग 1/4πε0 रखेंगे और ये 1/k की जगह को के है। अब इसी वैल्यू को हम लोग फिर जो हमारे पास ये समीकरण 4 था, उस समीकरण, इसको समझने के लिए यहाँ लिख दिया हूँ कि समीकरण 4 है ये करके, यहाँ लिखना नहीं है। यहाँ पर समीकरण 4 क्या है ये दूसरे पेज में है, फिर पेज पलटना पड़े, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया था। तो ये समीकरण 4 था हमारा, इसमें मान रख देंगे इस के का। तो के का मान था 1/4πε0 इंटू के, और ये Q1 इंटू Q2/r² रख दिए। तो ये हमको एक वैल्यू मिल गया। फिर ये भी कूलाम के नियम है। ठीक है, बल का मात्रक जो न्यूटन होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या है, ये बल के बाद सब में न्यूटन न्यूटन लगाना है, तो इसी के लिए मार्क्स कट जाते हैं आप लोग के। ठीक है, आगे देखिए, ये SI पद्धति के लिए कंडीशन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे CGS पद्धति में। CGS पद्धति में हमारा माध्यम वायु निर्वात हो तो के का वैल्यू 1 रख लेंगे। ये छोटा यूनिट होता है CGS SI से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसलिए के का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मात्रक डाइन होता है CGS पद्धति में, बल का मात्रक डाइन। और दूसरा कोई अन्य माध्यम हो तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग तो इसके लिए 1 रख लिए हैं, तो यही बचेगा। तो 1/k बचेगा, Q1 इंटू Q2/r², इसका मात्रक डाइन हो जाएगा। अब इसी में बच्चों एक कंडीशन और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एकांक आवेश का कंडीशन। तो एकांक आवेश का कंडीशन क्या है, पहले एकांक आवेश क्या है समझ लो। एकांक आवेश, एकांक का मतलब 1, आवेश का मतलब Q, यानी आवेश का मान 1 कैसे आएगा। देखिए ये हमारे पास फार्मूला है, मैं यहाँ पर वैल्यू रखा हूँ 9 × 10⁹ 1/4πε0 का मान होता है, वो पहले पेज में हम लोग लिखे हुए हैं, देख लेंगे आप इसको। तो ये कैसे आएगा, इस फार्मूला से Q = 1 कैसे आएगा, उसी यही लाना है हमको, तो उसी को एकांक आवेश बोल देंगे। तो कब आएगा, जब ये बल और ये बराबर हो, Q का मान 1 हो, है ना, यानी Q1 Q2 या बराबर Q हो जाए, यानी Q दोनों बराबर हो जाए, और ये R का मान 1 हो, तब हमारे पास एकांक आएगा। क्या क्या कंडीशन ध्यान रखेंगे, बल इतना हो, ये दोनों बराबर हो जाए, R का मान 1 हो जाए, यही सबको मान को रखते हैं यहाँ पर। तो F का मान इतना रख दिए, यहाँ पर 1/4πε0 1/4πε0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों, ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। Q को Q मान लिए हैं, दोनों Q1 और Q2 बराबर Q मान लिए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q और Q, तो Q² हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया 1 यानी R की जगह 1 रखेंगे, तो 1² तो 1 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये हो गया Q²। वर्ग को इधर तो रूट, और रूट से जब हटाते हैं +-1 = Q। अब Q = 1 लाना था, बोला गया है, सीधा कंडीशन ही बोला गया है, एकांक आवेश लाना है, यानी आवेश को 1 लाना है। हम लोग कुछ भी करके यहाँ पर आवेश का मान को क्या लाना है, एकांक लाना है। तो क्या क्या किए, यही सब किए। बल, यदि बल हमारे, यानी हमारे पास एकांक आवेश का कंडीशन उस स्थिति में होगा जब बल का मान 9 × 10⁹ हो, आवेश का मान समान हो, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अगर रखा हो, तो वो उस स्थिति को हम लोग एकांक आवेश की स्थिति बोलेंगे, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे है अगला वीडियो, हम लोग अगला पार्ट में देखते हैं इसका।